अभी एक और सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हार्ड है उनका लेवल और ऑलमोस्ट चैप्टर आपके इसमें रिवाइज किए गए हैं। और ये मान सकते हो कि अगर आपने इस सैम्पल पेपर को प्रॉपर तरीके से सोल्व कर लिया, वही मेथड वही रखना है कि पहले वीडियो पॉज करो, सेल्फ से ट्राई करो 1 से 2 बार, अगर नहीं हो रहा तो क्वेश्चन को 1-2 दफ़े रिपीट कर लो पढ़ने के लिए। नहीं होता है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय वीडियो को आप उसमें कैरी ऑन करके देख सकते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। और अगर आपने सोल्व कर भी लिया है तब भी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जरूर देख लें आप, उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि अगर कोई कंसेप्ट वगैरह मेथड वगैरह कुछ ऐसा हो, क्या पता आप हिट ना कर पाए उसे, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा उसका। तो ठीक है, कंटिन्यू कर दें, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें जीएसटी का है, आपका चैप्टर है फर्स्ट जीएसटी, मतलब पहले 3 चैप्टर में से फर्स्ट या सेकंड चैप्टर होगा। अभी इसमें दिया है, रीता लेडी है कोई, वेंट टू ए शॉप टू परचेज एन आर्टिकल। अब वो एक शॉप पे गई, परचेज किया वहां पे उसने एक आर्टिकल, उसका नाम दे दिया ए विद MRP 850। यानी कि एक रीता ने वहां पे जो आर्टिकल परचेज किया है एट, उसकी जो कॉस्ट है वो 850 है और उस पर जो जीएसटी देना है उसको वो है 12%। हाउ मच विल रीता पे फॉर दिस आर्टिकल। अब रीता को इसके लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा ये इसने पूछा है तो देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट अभी यहाँ तक इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे भी क्वेश्चन है, पहले इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल ए के लिए हमारे पास जो है बात उसी को लिखते हैं, आर्टिकल ए। MRP क्या है इसका, MRP गिवन है 850, जीएसटी इस पे जो पे करना है वो है 12%। जीएसटी निकाल लो MRP के साथ, जीएसटी कितना हो जाएगा 850 इंटू 12/100। जब भी जीएसटी निकालना हो तो जो परसेंटेज दी हो उसे मल्टीप्लाई करके बाई 100 कर दो, आपका जीएसटी आ जाएगा। 0 से 0 डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, और 85 हो गया 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, और 2 से 12 हो गया 6 टाइम्स। अभी हमारे पास रह गया 17 इंटू 6, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, और ये हो गया 102। ये 102 रुपीज़ उसे जीएसटी पे करना है 850 रुपीज़ के ऊपर। तो टोटल कॉस्ट कितनी पे करनी है, टोटल कॉस्ट उसे यहाँ पे होगी इसकी 850 प्लस 102, तो ये हमारे पास निकल के आया कितना 952 रुपीज़। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो उसने कहा वो हमने सोल्व कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। इफ इंस्टेड ऑफ ए आर्टिकल ए रीता परचेज सम अदर आर्टिकल बी विद MRP 1200 रुपये एंड रेट ऑफ जीएसटी 18%, सॉरी 18%, फाइंड हाउ मच एक्स्ट्रा मनी विल शी पे टू द शॉपकीपर। अभी यहाँ पे क्या कहा कि रीता का एकदम माइंड डाइवर्ट हो गया, उसने अभी देख लो क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा, इसकी लैंग्वेज शायद आपको एकदम क्लियर ना हो रही हो, जिनकी क्लियर हो रही है उनका मतलब कि उन्हें कंसेप्ट और मेथड क्लियर है। अभी यहाँ पे रीता ने ए जो आर्टिकल लिया था उसका माइंड चेंज हो गया कि भाई मुझे ए आर्टिकल नहीं लेना, उसकी जगह मुझे बी आर्टिकल लेना। और बी आर्टिकल का अभी दूसरा केस बन गया, बी आर्टिकल का प्राइस चेंज है, वो है 1200 रुपये, और इस पे जो जीएसटी पे करना है इसको वो है 18%। जीएसटी निकाल लो, टोटल कितना बैठेगा जीएसटी 1200 का 18% हो गया हमारा बाई 100। 0 से 0 कटेगी, 12 की मल्टीप्लाई करनी है 18 के अंदर। तो यहाँ पे सेपरेटली मैं कर लेता हूँ, ये हो गया 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 36, और ये 18 6 1, यानी कि टोटल जो जीएसटी पे करना है उस पर 216 रुपीज करना। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई उसकी निकल के भी इंक्लूडिंग जीएसटी, वो आ गई है जो उसका नॉर्मल MRP है प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना है हमारा 216, तो ये हो गया कितना 1416, 1416 रुपीज। ठीक है, बट ये आंसर नहीं है यहाँ पे। आंसर क्या है, उसकी लैंग्वेज को देखो, उसने कहा कि रीता ने आइटम तो ए की लिया, पहले उसने ए लिया था पर लास्ट टाइम उसका मूड चेंज हो गया, उसने बोला कि मुझे ए नहीं लेना, मैं आर्टिकल बी लूंगी, उसने शॉपकीपर को बोला। तो शॉपकीपर ऑब्वियस माइंड से बोल देता है कि कोई बात नहीं मैडम, आप ए को रहने दो, बी ले लो। तो ए के लिए उसने ऑलरेडी कितना पे कर दिया था, ए के लिए इतना पे कर दिया था, इसे इसमें से माइनस करो, तो ये माइनस कर दिया 4, यहाँ पे हो गया हमारा 1156, और 13 में से 9 गए 4। तो शॉपकीपर ने बोला कोई बात नहीं मैडम, आप इतना रुपीज हमें पे कर दो, यानी कि जो उसे उसके बाद पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को, वो ये करना पड़ेगा। आई होप इसकी जो लैंग्वेज है समझ में आ गई होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शेयर्स का। फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया जीएसटी, सेकंड चैप्टर है हमारा शेयर्स। ऑलमोस्ट इसमें जितना भी मेथड है शेयर्स का आपका कवर हो रहा है। देखते हैं क्या क्या इसने हमारे से पूछा है, क्या क्या हमें सोल्व करना।
ए मैन वांट टू बाय 124 शेयर अवेलेबल एट 66 पर वैल्यू 50। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कोई व्यक्ति उसे 124 शेयर खरीदने हैं। टोटल शेयर कितने खरीदने हैं? 124। अब साथ के साथ लिखते भी रहो तभी समझ में आएगा। नंबर ऑफ शेयर हो गए 124 एट 66। एट का मतलब होता है कि इस समय मार्केट की वैल्यूज की ये चल रही है। अगर देखो चैप्टर पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं पढ़ा है तो ये समझ लो कि एट का मतलब अगर कहीं भी वर्ड एट मिलेगा और उसके बाद उसका जस्ट प्राइस मिलेगा तो वो शेयर की कॉस्ट है, कि मार्केट में से अगर आप आज खरीदने जाओगे तो वो 66 रुपीज का मिलेगा। तो ये 66 हो गया। पर वैल्यू इजिकल टू 50। अगर कभी भी पर वैल्यू लिखा मिलेगा, पर वैल्यू का मतलब है नॉमिनल वैल्यू। पर वैल्यू का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू वो होती है जब कभी स्टार्टिंग में शेयर लॉन्च किया गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉमिनल वैल्यू, इसका यूज होता है बार बार डिविडेंड वगैरह में। अभी डिस्कस होगा आगे जब देखते हैं। पहला इसे जो मुझे दिया था वो मैंने लिख लिया। पहला इसके पार्ट है हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट। उसे 124 शेयर खरीदने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सिंपल सी बात है, जो मार्केट में अवेलेबल है प्राइस उस पे उसे 124 शेयर खरीदने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ही हैज टू इन्वेस्ट, उसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे कितने? टोटल क्वांटिटी को यानी कि 124 को मल्टीप्लाई कर दो मार्केट की वैल्यू से, जो मार्केट में एट प्रेजेंट उसकी कॉस्ट चल रही है। 124 शेयर खरीदने हैं, एक की कॉस्ट है 66। तो आंसर लिख दो, एक मिनट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 124 66, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12। एक मिनट, इसमें वो तो लिया ही नहीं। 6 2 जा 12 और 2 14, 6 1 जा 6 और 7। तो यही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 4 8 और ये हो गया, सॉरी 1 और ये हो गया 8, 8184। यानी कि टोटल उसे कितना पे करना पड़ेगा? 8184 कितने शेयर खरीदने के लिए? 124। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या कहा इसने? सेकंड में कहा इफ ही, नहीं, इफ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। अगर उसका डिविडेंड 7.5% है तो उसकी एनुअल इनकम क्या होगी? डिविडेंड दे दिया है इसने, जो गिवन है उसे लिख लो। डिविडेंड है मेरे पास 7.5%। डिविडेंड कभी भी अगर हमें एनुअल इनकम निकालनी है डिविडेंड के थ्रू निकालनी है तो सिंपल सा तरीका है, डिविडेंड पे होता है हमारा पर वैल्यू पे, यानी कि नॉमिनल वैल्यू पे। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, एक शेयर पे होने वाला डिविडेंड यानी कि उस पे प्रॉफिट दे रखा है। और ये डिविडेंड एक्चुअली होता है कि अगर कोई कंपनी काम कर रही है और वो प्रॉफिट में जा रही है, अगर साल में जितना प्रॉफिट कमाया है उसका कुछ पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स को भी पे करती है, उसी को ही डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 7.5%। नॉमिनल वैल्यू है मेरे पास 50। इस 50 पे 7.5% मिला है तो 7.5% निकाल लो इसका, वही हमारा प्रॉफिट है बाई 100। ये कट गया 2 टाइम्स, फिर पॉइंट लगा लो, जीरो होगी। 5 से काट लो 15 और ये कट जाएगा 4 टाइम, तो 15/4 आ गया। अभी इसे पॉइंट में मत चेंज करो क्योंकि डिवाइड बहुत करना बाकी है, थोड़ा ध्यान देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। ये आया मेरा डिविडेंड का प्रॉफिट एक शेयर के लिए, सिंगल शेयर के लिए। ये है सिंगल शेयर के लिए, ठीक है। अभी मेरे पास टोटल शेयर कितने हैं? वो है 124। एक शेयर पे मुझे कितने पैसे का प्रॉफिट हो रहा है? 15/4 का। टोटल पे कितने का प्रॉफिट होगा? 15/4 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, यानी कि कुल मिलाकर मेरे पास बचा 15 इंटू 31। अब इनकी डिवाइड करो, 15 1 जा 15 यानी कि 5 1 कैरी, 15 3 जा 45 और 46। तो ये प्रॉफिट उसे पूरे साल में मिला है डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर्स पे, ठीक है। थर्ड देख लो क्या बोल रहा है अभी इसमें। इफ ही वांट्स टू इंक्रीज इनकम बाई 600। अब वो क्या कर रहा है? 600 रुपये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जो कमा रहा उसमें। अब उसे 465 मिल रहे हैं, वो सोच रहा है कि अगर 465 में 600 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते तो कितना फायदा होता। तो उसके लिए हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय, उसे कितने शेयर और खरीदने पड़ेंगे? प्रॉफिट में चाहिए 600 रुपये, तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट रिक्वायर्ड, या इनकम लिखो, प्रॉफिट नहीं है, इनकम काउंट हो रही है, इनकम बोल रहा तो इनकम ही लिखते हैं इसे। इनकम रिक्वायर्ड कितनी है?
ऑन शेयर 600, उसे इनकम की जरूरत है शेयर्स के ऊपर 600 रुपए की, और एक शेयर से कितनी इनकम हो रही है, इनकम बाई वन शेयर अभी हमने निकाल ली थी, वो है हमारी, यहां पे हमने निकाल ली है ये 15/4 रुपीज। सिंपल सा तरीका है, टोटल कमाने हैं 600, एक से कमाए जा रहे हैं इतने, इससे उठा के इसे भाग कर दो, 600 को भाग करो, डिवाइड करो 15/4 से, 4 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 15 से कट गया 4 टाइम्स 40, तो 40 इंटू 4 ये आ गया 160, यानी कि उसे 160 शेयर और खरीदने पड़ेंगे। सॉरी क्वांटिटी है, रुपीज नहीं आएगा यहाँ पे, 160 शेयर उसे खरीदने पड़ेंगे, ये आंसर है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ लैंग्वेज ये थोड़ी सी चेंज कर देता, इंक्रीज इनकम बाई की जगह केवल लिख देता इंक्रीज हिज इनकम अप टू 600, अगर अप टू 600 कर देता, बाई हटा देता, ध्यान से सुनो दोबारा, अगर बाई हटा देता अप टू 600 कर देता, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते, जो ये हमारा प्राइस आया था निकल के कितना आया था उसका प्रॉफिट, वो आया था ये इनकम, इसे 600 में से घटाते, क्योंकि उसे 600 तक ले जानी है अपनी इनकम, तो वो आता घट के कितना 5, 10 में से 9 में से 6 गए 3 और 135 रुपीज की और जरूरत पड़ती, तो इस 135 को 15/4 से डिवाइड देते, जो आता वो आंसर था। ध्यान रखना, इस तरह भी दे सकता है, बाई की जगह अप टू पे, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन चेंज करते हैं बस थोड़े थोड़े से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इफ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है इज ए फैक्टर ऑफ एक क्यूबिक पोलिनोमियल, कुल मिला के क्या कहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये फैक्टर है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी, इसमें दो वेरिएबल है मेरे पास, एक ए एक बी, इनकी वैल्यू निकालनी है। राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, और जब इस ए बी की वैल्यू निकल कर आ जाए इसके टोटल फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। इसका पैट मेथड है, तरीका सेम है करने का, कि जो इसके फैक्टर दिए हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो जिससे हमें पता चल सके इसके पार्टिकुलर फैक्टर हैं क्या क्या। देखते जाओ, समझ में अपने आप आ जाएगा, अगर जिसको आता है तो वेल एंड गुड है। मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ये है, मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ऐसे फैक्टर जो स्प्लिट फॉर्म से करेंगे, ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई होके तो 2 आ जाए और घट के वापिस 1 आ जाए, तो ऐसे फैक्टर होते हैं 2 और 1। तो 2x हो गया, प्लस का x हो गया, यानी कि 1x हो गया, यहाँ पे माइनस का 2, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन आ गया, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन आता है, यहाँ बच गया x माइनस 2, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, कॉमन आ गए, तो मेरे पास ये 2 बन गए, x प्लस 1। अभी ये जो दो फैक्टर निकल के आए हैं इस क्वाड्रेटिक के, ये इस पोलिनोमियल के कंप्लीट फैक्टर हैं। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर उसने क्वेश्चन में गिवन है, ये दे दिया कि उसके ये फैक्टर हैं, तो उसमें से जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और वो इसमें x की जगह पुट कर देंगे, तो ये पूरी पोलिनोमियल को जीरो कर देंगे, यानी कि इस एक्सप्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे x की वैल्यू पुट करके, तो ये जीरो हो जाना चाहिए। इसी से ही हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि a और b दो वेरिएबल है, तो मुझे कम से कम 2 इक्वल टू की जरूरत पड़ेगी, तो 2 इक्वल टू के लिए ही उसने दो फैक्टर दिए हैं यहाँ पे। ये सोल्व करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे पास गिवन पोलिनोमियल है ये, एंड फैक्टर है इसका x माइनस 2, पहले इस वाले को ले लेते हैं x माइनस 2 को, एंड फैक्टर इज ये, सो इसलिए x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर आ गया 2। फैक्टर है तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं और वापिस इसमें पुट कर दूं, तो इसे वो जीरो करेगा। तो जीरो करने का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने यहाँ x की वैल्यू पुट करी, तो क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब प्लस 3, 2 का स्क्वायर प्लस a 2 प्लस के b और बराबर 0। मैंने कहा कि 2 पुट किया तो 0 हो जाना चाहिए बराबर में, तो हमने बराबर 0 ले लिया, क्योंकि यही हमारा जरूरी है a और b निकालने के लिए। इक्वल टू 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का स्क्वायर हुआ 4, और 4 से 3 में मल्टीप्लाई की तो 12, यहाँ पे 2a जो का तो वेरिएबल के साथ रह जाएगा, और b मेरा एज इट इज है बराबर 0। हम हमेशा वेरिएबल को पहले लिखते हैं तो पहले लिख लो, न्यूमरिक उसके बाद लिखते हैं, तो 12 और 8 मिलकर होगी 20, और ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। किसकी हेल्प से आई, पहले क्वाड उसकी हेल्प से, क्या नाम, फैक्टर की हेल्प से। ये फैक्टर मैंने इसका यूज कर लिया, मेरे पास बचा ये वाला। दोबारा वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है सब कुछ। यहाँ पे लिखो अगेन
पॉलिनोमियल लो क्यूबिक वाला, एक्स की 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, और इसका जो फैक्टर है वो गिवन है क्या हमारे पास, जो हमने सोल्व करके निकाला था, एंड फैक्टर इज x प्लस 1। ध्यान से देखो, पहला फैक्टर लिया था हमने x माइनस 2, अभी लिया हमने x प्लस 1 दूसरे वाला, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे x की, तो वो कैसे निकलेगी, इक्वल टू रख के 0, तो वो आ गई -1। अब ये जो -1 आया, जैसे ही मैं इसे इस पोलिनोमियल में पुट करूंगा, इस सारी वैल्यू को 0 कर देगा, तो कर दो पुट, x की जगह -1 का क्यूब प्लस 3x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस a -1 और प्लस का b और इक्वल टू में 0। -1 का क्यूब है तो -1 रह जाएगा, प्लस 3, ये स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई हुई तो 3, -1 की a में होगी तो माइनस का a रह जाएगा और प्लस का b है मेरा 0। मैं वेरिएबल को पहले लिखता हूँ, पॉजिटिव वेरिएबल पहले, नेगेटिव वेरिएबल बाद में, b माइनस a, और 3 में से 1 गया 2, मेरे पास ये बचा, तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सोल्व कर लो। मैं दूसरी इक्वेशन जस्ट इसके नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसे सोल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन है मेरी 2a प्लस बी, बी को b के साथ और 2a को a के साथ और प्लस 20 न्यूमरिक के साथ बराबर 0। ये है मेरी पहली इक्वेशन। इसमें से इसे घटा दो तो माइनस, दोनों माइनस, ये सारे माइनस हो गए, तो माइनस के बी से माइनस का बी कैंसिल हो गया, माइनस का 2a है माइनस का a है तो ये हो गया 3a, माइनस का 20 है प्लस का 20 है तो मेरे पास बचा माइनस का 18, माइनस का 3a इधर, माइनस का 18 उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, माइनस के 3 से 6 टाइम कट गया, इधर माइनस है 6 के पास भेज दो, क्योंकि वेरिएबल के पास माइनस नहीं रहता कभी भी। या आप यूं समझ लो कि हमने बोथ साइड को माइनस से डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी कर लो, बट जो माइनस होगा हमेशा न्यूमरिक के पास रहेगा, वेरिएबल के पास नहीं रहता। ये हो गया सोल्व, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट करो, बी की वैल्यू निकाल लो। हमेशा जो आसान सी इक्वेशन हो उसमें पुट करना चाहिए, तो आसान सी है मेरे पास 2। यहाँ पे b माइनस का a है तो माइनस के a की जगह 6 रख लिया मैंने, a की वैल्यू रख दी, प्लस का 2 है, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ यहाँ पे 2 बराबर 0, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, कुल मिला के b प्लस 8 0, और b की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 8। तो a और b की वैल्यू तो आ गई हमारी, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अभी इसने लास्ट में कहा था उसके सारे फैक्टर पता करने हैं हमें। देखो 2 फैक्टर तो उसके हमें पता है, ये रहे, ये गिवन थे, एक फैक्टर और निकालना। पर समस्या क्या है कि फैक्टर भाई इस पोलिनोमियल का क्यूबिक का जब ही निकलेगा जब एक पैट मेथड इसमें हम अप्लाई कर देंगे। क्या, पहले मुझे कोई से भी इनके एक फैक्टर से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, वहां से एक मुझे क्वाड्रेटिक मिलेगी, उस क्वाड्रेटिक को सोल्व करना पड़ेगा। ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, अगर आप इसे डायरेक्ट डिवाइड करोगे इससे, करने के लिए तो कर सकते हो, करना चाहो, पर वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा। इससे आसान तरीका है सिंगल से डिवाइड करो, इसमें गलती होने के चांसेस है, इसमें नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। मर्जी आपकी कैसी कर लो, अगर पता है या स्कूल में कराया है और आप उसमें परफेक्ट हो तो करना चाहो कर लो, मेथड वो बिल्कुल ऐसी काम करेगा जैसे सिंगल फैक्टर के साथ करता है। कोई भी एक फैक्टर ले लो, मैंने ये वाला फैक्टर ले लेता हूँ, चलो हल्के वाला, x प्लस 1 ले लिया मैंने, वाइट कर लेते हैं इसको, और मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल ले लिया। क्यूबिक पोलिनोमियल है x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अगर इससे भी डिवाइड देते तो भी यही मेथड है, इस सिंगल सिंगल फैक्टर से डिवाइड दोगे तो भी यही मेथड है, ठीक है। पर मेरी एडवाइस जो है सिंगल से दे देना, कई बार उसमें माइनस प्लस के चक्कर में फंस जाते हैं। अभी यहाँ पे तरीका क्या है, किसी भी ऐसी चीज से इस फैक्टर में मल्टीप्लाई करो कि जो ये वैल्यू है विद सिंबल एज इट इज आ जाए। तो मैं ऐसी किस चीज से इसमें मल्टीप्लाई करूं, मुझे चाहिए यहाँ एक्स की क्यूब, मेरे पास है यहाँ खाली एक्स, तो मैं एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसमें होगी पूरे ब्रैकेट में ही। तो एक्स स्क्वायर की एक्स में की तो एक्स क्यूब, ध्यान से देखो यहाँ भी प्लस का एक्स की क्यूब है, यहाँ भी प्लस का एक्स की क्यूब है, बिल्कुल सेम सिंबल आनी चाहिए। फिर एक्स की स्क्वायर में की 1 में, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर। ये प्लस के थे, ऑटोमेटिक जब हम इसे सोल्व करते हैं तो उसका रूल ये है कि जो भी सिंबल होंगे वो अपने अपोजिट हो जाएंगे। ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, माइनस के एक्स की क्यूब से माइनस के एक्स की क्यूब कट गया, 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो हमारे पास बचा 2x स्क्वायर। जो बचा है वो भी उतार लो, यहाँ पे a और b की वैल्यू भी पुट कर दो, जो हमारे पास पहले से ही निकाल रखी है हमने। a की वैल्यू क्या है मेरे पास ये, और b की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू -6, b की वैल्यू -8। ax है तो -6 रखते ही माइनस का 6x हो जाएगा, और b की जगह 8 रखोगे माइनस का तो -8 हो जाएगा। सेम वही तरीका,
मुझे यहाँ 2x² है तो 2x² ही यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 2x² आ जाए। मेरे पास है x, तो एक x से तो करनी पड़ेगी, और एक यहाँ पे 2 भी चाहिएगा तो एक 2 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मुझे प्लस का ही चाहिए तो यहाँ प्लस रख दो बस, ये सिंपल तरीका। उस 2x की इस 1 में भी करो तो प्लस के 2x, फिर वही सिंबल चेंज दोनों के, ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, 2x² से 2x² कट गया, माइनस के 6 में माइनस के 2 जुड़े तो माइनस का 8, x -8। अगर ये चीज समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को एक दो दफा रिवर्स करके देख लियो, क्लियर हो जाएगा। फिर ये मेथड है, अगर प्रैक्टिस में नहीं हो तो एक या दो दफे रिवर्स करके देखोगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। अभी फिर मुझे एक ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करनी है कि ये चीज मेरी एज इट इज, पहले वाली चीज मुझे एज इट इज मिल जाए, यानी कि माइनस का 8x मिल जाए। यहाँ तो है केवल एक सिंगल x, माइनस का 8x चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 8 से, माइनस के 8 से मल्टीप्लाई की x में तो माइनस का 8x, और माइनस के 8 से 1 में मल्टीप्लाई की तो माइनस के 8। सिंबल अपोजिट हो जाएंगे, ये हो गया प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, कुल मिलाकर रिमाइंडर आ गया 0। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो आई है x², मैं यहां से लिख रहा हूं ये रही, प्लस 2x -8। ये कब आई है? ये जब आई है जब मैंने इसके एक इस फैक्टर से इसे डिवाइड किया है। दो फैक्टर मुझे यहाँ पे मिलेंगे, फैक्टर दो क्यों मिलेंगे? क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल के 3, क्वाड्रेटिक है 2 की पावर है तो 2 फैक्टर, अगर लीनियर होती तो एक ही फैक्टर होता। इसे सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई होके 8 आ जा, स्प्लिट होके ऐसा हो कि ऐसे टुकड़े जो घट के 2 आ जा और वापस गुना होके 8 आ जा, ऐसे हो जाएंगे 4 और 2 माइनस के 8। इसमें से x कॉमन हो गया तो मेरे पास आ गया x+4, या माइनस के 2 कॉमन आ गया तो x+4, दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गया तो ये हो गया x+4 और ये रह गया x-2। ये आगे दो फैक्टर। अभी एक चीज ध्यान से देखना बहुत ही, ये लेते हैं, ये जो x-2 है ये यहाँ पे भी था पहले ही, मैंने इसे नहीं लिया था, मैंने ये वाला लिया था, तो वो इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा x+1, बट उसका एक फैक्टर मुझे पहले भी पता था x-2 है, वो यहाँ भी दोबारा निकल के आ गया। एक्स्ट्रा जो फैक्टर आया है वो आया है ये। तो हम कह सकते हैं कुल मिला के इसके जो 3 फैक्टर होंगे कौन कौन से होंगे, x+4, x+-2, और एक जिससे मैंने इसे अभी डिवाइड दिया x+1। ये इसका आंसर है। अगर इस पोर्शन को आप समझ ना पाए हो तो इसे एक बार दोबारा थोड़ा रिवर्स करके देख लो, वीडियो ओके हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, बट ये आसान नहीं है। ठीक है, आसान क्यों नहीं है? इसमें एक छोटी सी चीज ये है, इसके मेथड तो थोड़े से टफ हैं, कैलकुलेशन इसकी आसान है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, पर मेथड इसलिए टफ है। एक चीज ध्यान से देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इसने इसमें कहीं भी सीक्वेंस का ये नहीं कहा कि ये जीपी है, एपी है, क्या है। तो ऐसी कंडीशन में एकदम मत ऐसा करना कि दो का आपने जीपी निकाला, वो दो का डिफरेंस निकालना, मान लो इसका डिफरेंस भी 4 आ गया, इसका डिफरेंस भी 4 आ गया, और तीसरी का ना निकाल लो, सोचो कि ये डिफरेंस ओके है, इसी हिसाब से ये एपी है। जब उसने एपी नहीं कहा तो आप भी इसे एपी जब तक मन मान लो जब तक तीसरे का ना निकाल लो। अगर तीसरे का भी 4 आ गया तो ओके है, क्या पता तीसरे का 7 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए। और जब इसका रेशो निकाल लो तो पता चला ये तो जीपी थी ना कि एपी थी। तो ऐसा ध्यान देना इस चीज का, जब तक वो क्लियर ना कर दे तो लास्ट तक उसे चेक करना जरूरी है। सोल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन मेरे पास है सीक्वेंस माइनस के 3, 3, 9 और 15। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा डी निकालना मुझे सबसे पहले ये क्लियर करने के लिए कि ये क्या कौन सी उसमें है, सीक्वेंस एपी में है या जीपी में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफरेंस निकाल लूंगा इसका कॉमन। उसका तरीका क्या है, टर्म 2 में से टर्म 1 को घटाएंगे, 3 माइनस माइनस के 3, तो वो कितना आ गया 6। फिर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, 9 माइनस 3 वो भी कितना आ गया 6, और मैं फिर इसमें से इसको, ये भी कितना आ गया 6। अब मैं कह सकता हूं कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका डी 6 है। अब यहां मैं श्योर हूं ये एक पी में है। नाउ सीक्वेंस इन एपी, सो इसलिए ए इज इक्वल टू, इसकी पहली टर्म होगी माइनस के 3, डी हो गया है 6 जो हमने अभी निकाल ही लिया। यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, सम ऑफ 14 टर्म्स का। तो फार्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
एन की जगह 14, 14/2, 2 ए की जगह मेरा कितना है -3 प्लस एन की जगह 14 -1 डी की जगह है मेरा 6। सोल्व कर लो। 2 से 14 कट गया 7 टाइम्स, तो यहाँ पे मेरा हो गया 7। 2 की -3 में हुई है -6 और 14 में से 1 गया 30 प्लस के 13 इंटू 6। 7 बाहर एज इट इज है, माइनस के 6 है, 13 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 78 होता है, तो प्लस के 78 और 78 में से 6 गया तो 72 और बाहर 7 है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर दो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और एक 5 504। ये इसका आंसर है। ये S14 है हमारा। 14 जो संख्याएं हैं इसकी, जो इनिशियल स्टार्टिंग के जो 14 टर्म्स हैं उनकी जो सम है ये है। आई होप मेथड समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान रखना एपी और जीपी के उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एरिया से रिलेटेड है। इसने दिया है इसमें द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर वेसल आर 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। जो इसने कहा है उसी के रिगार्डिंग एक इमेज पहले से ही बना ली है। हेमिस्फेयर है और अंदर से वो खाली है, होलो है, और उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल इसने डायामीटर दे दिया। जो मुझे दिया है मैं उसे थोड़ा ड्रॉ करके क्लैरिफाई कर लेता हूँ कि इसने इंटरनल जो इसका डायामीटर दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दिया है वो 24 है। अगर मैं इसे प्रॉपर रेडियस के तौर पे काउंट करूँ और मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोई मेरा सेंटर है, तो उस हिसाब से इसकी जो रेडियस होगी वो 24/2 यानी कि 12 यहाँ तक होगी। दूसरी इसने मुझे कहा कि इसका जो एक्सटर्नल डायामीटर है वो है 25। अगर एक्सटर्नल डायामीटर 25 है तो ये रेडियस होगी इसकी 12.5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद इसने बोला द कॉस्ट टू पेंट 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसे पेंट करें और इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पेंट कराना हो सरफेस का, तो इसकी वेसल की जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए पेंट की वैल्यू प्राइस में आएगी वो 5 है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा आएगा 5 रुपये। फाइंड द टोटल कॉस्ट टू द पेंट ऑफ द वेसल। इसमें इंपॉर्टेंट इतना क्या है, वो यही है कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना कि कितने सरफेस पर पेंट होना। अभी ध्यान से समझो, मैं थोड़ा सा बुरुश करके बताता हूँ आपको यहाँ पे कि ये लगता है ठीक है कि कौन कौन सा एरिया पेंट होना। देखो, एक तो सबसे पहले ये बाहर वाला एरिया पेंट होना, ये वाला, ठीक है। दूसरा ये एरिया पेंट होना जो ऊपर की लेयर है चारों तरफ से जो बच गया, अंदर तो होलो है बट कुछ इसका जो इसने बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में जो स्पेस है ये वाला, इसके बीच में जो ये वैल्यू बची इसका एरिया पेंट होना, और अंदर की तरफ एरिया पेंट होना जो अंदर खाली हमारा हेमिस्फेयर है। कुल मिला के मेरे पास 3 चीजें हो गई हैं पेंट होने के लिए। उनकी अलग अलग रेडियस दे दी है, सोल्व करने का मेथड दे दिया है। अब इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसे देख लेते हैं। मेरे पास गिवन है एक रेडियस है एक्सटर्नल, तो मैं बड़ा आर मान लेता हूँ, वो होगी 12.5 सेंटीमीटर। छोटी रेडियस को मैं आर मान लेता हूँ, वो होगी 12 सेंटीमीटर। मुझे बाहर टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले जो जो मुझे निकालना है, सेग्रीगेट करके लिख लेता हूँ। मुझे बाहर का निकालना है, तो बाहर का क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, वो हो जाएगा। हेमिस्फेयर का है तो उसे लिख लेंगे 2 पाई r स्क्वायर। आर बड़ी है बाहर के लिए, एक्सटर्नल के लिए, तो ये होगी इंटरनल, क्योंकि इंटरनल खोखला है तो इंटरनल का भी सरफेस एरिया चाहिए मुझे। आर उसके लिए छोटी यूज होगी। एक मुझे इस ऊपर की लेयर का चाहिए। ऊपर की लेयर कैसे निकलेगी, मेरे पास एक बड़ा सर्किल है और एक छोटा सर्किल है। छोटा सर्किल खाली है, बड़े सर्किल के एरिया में से छोटा सर्किल को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरी अपने आप ही निकल के आ जाएगी। तो मैं ऐसा क्या कह सकता हूं, जो ये ऊपर की अपर लेयर है एंड अपर लेयर ऑफ वेसल। भाई अपर लेयर पे भी तो पेंट करना है, वो कैसे निकलेगी, बड़े सर्किल के एरिया में से, बड़ा सर्किल यानी कि πr स्क्वायर, छोटा सर्किल का एरिया माइनस कर दो, और इन सारी चीजों को आप प्लस कर दो तो वो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इन सारी चीजों को प्लस कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब इन्हें लिख लो। एक तो है मेरे पास 2 पाई r स्क्वायर, एक है 2 पाई r स्क्वायर, और एक है मेरे पास प्लस का πr स्क्वायर, और एक है माइनस का πr स्क्वायर। थोड़ा सा इन्हें सिंप्लीफाई कर लो।
सिंप्लीफाई कर लो इसे, यहाँ ध्यान से देखो, 2 पाई r² है कैपिटल आर के साथ, और कैपिटल पाई आर स्क्वायर है, कैपिटल आर के साथ ही पाई आर स्क्वायर है एक सिंगल, तो दोनों जुड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 पाई r²। 2 पाई r² है प्लस का, पाई r² है माइनस का, दोनों में छोटी आर है, स्मॉल आर है, तो माइनस हो जाएगा और ये बचेगा प्लस का पाई r²। अब इसमें से पाई कॉमन ले लो, अंदर रह गया 3r² प्लस r²। कैलकुलेशन इसमें बहुत हार्ड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन जिसका अच्छा होगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं आने की। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो 22/7, अंदर हो गया 3, r² की जगह रख दो 25/2। वैसे तो हमने 12.5 निकाला था, पर आप 25/2 ही रख लोगे तो भी ठीक ही है। प्लस उसकी जब इसमें 2 रख दिया तो उसका भी 2 ही रख दो, 12/24/2, 24/2। दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, थोड़ा आसान करना मतलब सोल्व करना आसान हो जाएगा। मैं इसे यहाँ थोड़ा सा इधर की तरफ रख लेता हूँ। यस, अभी हो गया मेरे पास, बाहर है 22/7, 25 की 25 में मल्टीप्लाई की तो 625 इंटू 3/4 प्लस 24 की 24 में की तो हो जाएगा आपका ये, चलो कर लेते हैं, शायद 46 होता है, देखते हैं, चलो कर। वैसे तो स्क्वायर याद होने चाहिए, 6 और 96, ये हो गया 48, ये 576, ठीक है। तो ये हो गया 576/4। अब दोबारा अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 27, और 4 एलसीएम भी ले लो साथ के साथ, जब एलसीएम है तो ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और एक 7, 3 6 जा 18 प्लस 5 7 6। तो ये आगे आ गया मेरे पास, इन्हें प्लस कर दो, 6 और 5 11 और 7 और 7 7 7 जा 14 और एक 15, 8 और 5 13, 13 और एक 4 और एक 2। मल्टीप्लाई में 22 भी है और यहाँ पे 4/7 है। ये आया है मेरे पास निकाल के, कैलकुलेशन अभी भी फाइनल कैलकुलेशन नहीं हुई है। अभी ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। अब इसने कहा एक को करने के लिए 5 रुपए लगते हैं, और टोटल एरिया को करने के लिए कितने लगेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, मैं एक बार कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। वो आ रहा हमारे पास 9628.9, 0.9 है, उसे भी इधर ही लिया हो तो ये हो जाएगा 96228 है तो 29 रुपीज, ये इसका आंसर है।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द गिवन फिगर शोज, तरीका वही है, पहले पॉज कर लो, खुद ट्राई कर लो, अगर हो जाता है वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो फिर इसमें से वीडियो से इसे फॉलो कर लेना। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर ये कंप्लीट कर लिए तो यूँ समझ लो कि आपने अपनी बुक का बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर लिया, इसमें बहुत कुछ मेथड कवर हो जाएगा आपका इन्हीं क्वेश्चनों में। द गिवन फिगर शोज ए सर्किल विद सेंटर O inscribed in a right angle triangle ABC with angle B is equal to 90 degree, AB is equal to 8 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. Find। इसने क्या कहा, हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर एक ये सर्किल है और उसकी इसने हमें दो साइड दे दी है ट्राइंगल की, और सबसे पहले पूछा द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो अभी यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्किल मिल जाएगा। तरीका क्या है इसे करने का, हम यहाँ टेंजेंट थ्योरी की हेल्प लेंगे। इसमें टेंजेंट थ्योरी, सर्किल के ऊपर जो टेंजेंट डलते हैं वो, उससे सबसे पहले मैं यहाँ तीसरी साइड निकाल लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये 8 है, ये 6 है, ये 10 आ जाएगी। जब हम इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे, इसका 36, इसका 64, 100 होगा, 100 के पाइथागोरस थ्योरम से 10 आ जाएगी। उसके बाद करना क्या है, मैं एक यहाँ रेडियस डाल लेता हूँ ऐसे, ये इस पर 90 डिग्री का, और एक ये रेडियस यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है लेके यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये भी एक टेंजेंट है, और ये आपस में बराबर है दोनों। ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो टेंजेंट है ये भी बराबर है। अगर मैं इस टेंजेंट को यहाँ इस रेडियस को ए मान लूं या आर मान लूं, तो ये भी ए है, तो ये इसके सामने की बिल्कुल डायरेक्शन में ये भी ए हो जाएगा। अगर ये रेडियस ए है तो ये रेडियस भी ए होगी, ये भी ए हो जाएगा। उस हिसाब से ये जो मेरे पास इतनी सी जगह बची यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इसके बराबर है, ये हो जाएगी 6 माइनस ए। अगर ये 6 माइनस ए है तो ये भी 6 माइनस ए हो जाएगी। इसी तरह जब मैंने इसे a मान लिया तो ये मेरी 8 माइनस ए हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अगर ये 8 माइनस ए है तो ये भी 8 माइनस ए। आई होप यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों मिलके इस 10 के बराबर है, और इसी तरह हम इसे सोल्व करेंगे। थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या किया हमने। अभी मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है बाहर, थोड़ा समझाने के लिए दोबारा। देखो इसने हमें क्या दिया, इसने पूरी की पूरी साइड मुझे 8 दी है, ये पूरी की पूरी साइड मुझे 6 दी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने ये पूरी की पूरी साइड 10 निकाल ली है इस साइड से। ये हाइपोटेनियस था, ये इसका 10 आ गया। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सेंटर है, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला इस पे, क्योंकि ये टेंजेंट थ्योरी है, आपको रिवाइज कर रहे हो तो याद होनी चाहिए कि भाई टेंजेंट क्या बोलते थे। टेंजेंट का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जो बाहर से सर्किल की बाउंड्री को टच करके निकलती हो, और ये एक पॉइंट है यहाँ पे ए, और सेम पॉइंट से अगर टेंजेंट डाल ले जाए किसी सर्किल के ऊपर तो वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। कहाँ तक इक्वल है, यहाँ तक जहां ये से टच कर रहे हैं। इसी तरह ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, कहाँ तक इक्वल है, जहां ये से टच कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये छोटे से दो टेंजेंट भी इक्वल है, कहाँ तक, इस जगह तक जहां तक ये टच कर रहे हैं। अगर मैं इसे ए मान लूं यहाँ पे इस रेडियस को, तो ये भी ए हो गया, और इसके सामने परपेंडिकुलर होने की वजह से ये भी ए और ये भी ए हो गया। ये पूरा 8 है, ये ए है, तो ये छोटी सी साइड जो बची ये होगी 8 माइनस ए। और ये दोनों बराबर है टेंजेंट, तो ये भी 8 माइनस ए होगी। इसी तरह अगर ये 6 है, टोटल 6 है और ये ए है, तो ये जो इतना सा पोर्शन बचा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हो गया 6 माइनस ए। और ये 6 माइनस ए है, तो ये भी 6 माइनस ए हो गया। और मैं इन दोनों को प्लस करूं, इस हिस्से को और इस हिस्से को, तो वो आना चाहिए 10 के बराबर। यही मेरी थ्योरी है, ठीक है। इसे थ्योरी बेस्ड करके लिखना कि भाई गिवन है। चलो मैं इसे प्रॉपर तरीके से ही करता हूं, जो लेट्स जहां से शुरू करते हैं, ठीक है। गिवन है मुझे क्या, ट्राइंगल की साइड्स गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल लिख लेना यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, बेस है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, हाइट है या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बस थोड़ा सा लिख रहा हूं मैं, ये है 8 सेंटीमीटर। तो मेरा हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो होगा इसका स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फार्मूला याद होना चाहिए आपके। तो ये मुझे निकालना है h, तो एज इट इज बेस है मेरा 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 यानी कि 100, और इधर स्क्वायर चल ही रहा है मेरा,
तो इससे हट के इधर अंडर रूट लगेगा, तो ये यहाँ से हट गया, तो मेरा h बराबर आ गया 10। तो 10 तो निकल के मेरी सेंटीमीटर जो आई थी वो इस तरह आई, ये हाइपोटेनियस। ये जो थ्योरी मैंने यहाँ बताई है, टेंजेंट करके लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे पूरा का पूरा, क्या कि अगर मैं इसे यहाँ पे m मान लूँ और इसे n मान लूँ और इसे यहाँ पे कुछ भी मान लो, इसे मान लो आप MNO मान लो, इसे O तो वैसे सेंटर होता है, तो इसे आप मान लो P, ठीक है, MNP। तो ये भी आपको थ्योरी में यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या थ्योरी लिखनी पड़ेगी? यहाँ पे टेंजेंट के लिए बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। AM बराबर है AN के, क्यों? टेंजेंट है फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से टेंजेंट है, इसलिए दोनों बराबर है। इसी तरह ये यहाँ पे ABC है आपका, तो MC बराबर है PC के। मैंने M मानना, इसे P मानना, थोड़ा सा और हाईलाइट कर दे रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ क्या है। ये M है, ये P है और ये C है, ये और ये बराबर है आपस में, यानी कि MC बराबर है किसके? PC के। किस वजह से? सेम रीजन की वजह से। यही रीजन है टेंजेंट थ्योरी, ये इसके बराबर है, ठीक है। और तीसरा मेरे पास क्या है? ये B है यहाँ पे, NB और बराबर है BP। और किस लिए? सेम, यानी कि सारे सिमिलरली सारे टेंजेंट हैं, जो जो आपस में इक्वल हैं वो मैंने शो कर दिया यहाँ पे। उस हिसाब से फिर मैंने लेट भी किया है। लेट क्या किया है? रेडियस लेट की है मैंने। लेट रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू A सेंटीमीटर। ये मैंने A मान ली थी यहाँ पे, वो मैंने लिख दिया। अब उस हिसाब से मेरा क्या हुआ टेंजेंट थ्योरी के लिए सब कुछ, तो PB मेरा, फिर नाउ PB ये वाली लाइन प्लस NB, PB इज इक्वल टू NB इज इक्वल टू A, ठीक है। ये मैंने प्रूव कर दिया था यहाँ पे कि ये सारी बराबर हैं रेडियस होने की वजह से, वो उसके सामने की उसके सामने की, बस थ्योरी लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ आपको। तो ये A के बराबर होगी सारी की सारी PB और NB आपकी। अभी आपका बचा क्या है यहाँ पे? बस आपको इसे इधर लेकर आना, उस हिसाब से आपका PC। बहुत होच पोच हो गया, मैं थोड़ा सा मिटो देता हूँ उसको ना यहाँ से। ये है, यहाँ तक ये A है, टोटल 6 है, तो ये 6 माइनस ए हो गया। ये 6 माइनस ए है, तो ये भी 6 माइनस ए हो गया इधर। इसको भी हल्का सा रब करता हूँ तभी समझ में आएगा। ये MC है, MC 6 माइनस ए है, तो उसी हिसाब से MC इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस ए, इसलिए करके लिख देना। और सिमिलरली आपका दूसरा क्या है? AM। AM हो गया इसी तरीके से 8 माइनस ए। और गिवन है हमें क्वेश्चन की तरफ से क्या? AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। AC हमारी 10 है, और AC को हम क्या लिख सकते हैं? MC, इन दोनों का प्लस, MC प्लस AM, वो बराबर 10 हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं MC प्लस AM। और MC की वैल्यू क्या है मेरी? 6 माइनस ए। AM की वैल्यू क्या है? 8 माइनस ए। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा बोरिंग सा लगता है, पर अगर समझ में ना आ रहा हो तो रिपीट करके जरूर देखना से। दोनों को सोल्व करो, 8 और 6 हो गया 14, और ए जुड़ के हो गया माइनस के 2A बराबर 10। 14 राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 14, कुल मिला के मेरे पास आ गया माइनस का 2A बराबर माइनस का 4। 2 से कट गया 2 और माइनस, 2 से कट गया 4 और माइनस से माइनस, तो A बराबर रह गया 2। अब A की वैल्यू आ गई 2, यानी कि रेडियस आ गई मेरी 2, ठीक। अब इसने मेरे से लास्ट चीज क्या पूछी है? लास्ट चीज पूछी है इसने यहाँ पे कि इस शेडिड पोर्शन का एरिया बताओ। शेडिड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा? ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और सर्किल के एरिया को उसमें से माइनस कर दो। बस शेडिड एरिया का पोर्शन पूछा है इसने, वो क्या है हमारे पास? ट्राइंगल का एरिया माइनस सर्किल का एरिया। एरिया और लिख लेना है, ठीक है। तो सर्किल के एरिया को माइनस कर दो। अब फार्मूला लगा दो, ट्राइंगल का हो जाएगा 1 × 2 बेस इंटू हाइट माइनस उसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 1 × 2 बेस है इसका कितना? 6 था, मैंने यहाँ लिख रखा है, ये रहा बेस 6 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर, ये रही।
पाई 22/7। आर क्या है मेरा, आर है अभी निकालना मैंने 2, यानी कि 2 × 2। अब इसे सोल्व करो थोड़ा सा। ये हो गया 2 × 3 = 6 और 8 × 3 = 24। इधर कुछ नहीं आ रहा तो मैं इसकी वैल्यू पॉइंट में लिख लेता हूँ डायरेक्टली। 3.14 सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी तो 4 आ गया। अब इसे यहाँ करते हैं थोड़ा सा सोल्व। 24 और 3.14 में से मैंने कॉमन ले लिया क्या, 4। 4 कॉमन ले लो, अंदर रह गया 6 - 3.14, तो 4 बच गया। इसमें से माइनस कर दो, यहाँ हो गया 6, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ बचा आपका 5, 5 में से 3 गए 2, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 9 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। ये आ गया 11.4 सेंटीमीटर आपका। इसे मल्टीप्लाई करके मैंने मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 9 नहीं है। जब आप इसे करोगे 4 2 8 पर, यहाँ पे 4 8 या 32, तो 3 इधर आ जाए तो 11.4 हो गया। ये आपका सोल्यूशन है इसका। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन का। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। इस डाटा की हमें मीडियन निकालनी। डाटा मेरा कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल है, यहाँ तक। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, मीडियन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसकी काउंटिंग करोगे n+1 या n जो इवन और ओड के हिसाब से इसमें फार्मूला लगाओगे और इसे सोल्व कर दोगे। बट यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है देखने की कि जो उसके ऑर्डर हैं वो सही तरीके से है नहीं है। ऑर्डर क्या मतलब, छोटे से बड़े की तरफ को लिखा जाता है। कैसे, सॉल्यूशन देख लो, समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 19, 19 से बड़ी वैल्यू क्या है, 19 से बड़ी वैल्यू है हमारे पास 25 ही है। फिर 25 से बड़ी वैल्यू क्या है, 30। फिर 30 से बड़ा है 31, 31 के बाद है 32, 32 के बाद है 35, 35 के बाद है हमारे पास 48, 48 के बाद है 51, और फिर है 59। ये काउंट कर लो कितने हैं। एक ऐसे ही करना है पेपर में, नहीं तो गड़बड़ होने के पूरे चांसेस रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 ही यही होने चाहिए। कोई छूट जाएगा तो पता चल जाएगा इस तरह प्रॉपर दोनों को काउंट करने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई नहीं छूटा, टोटल अवेलेबल है तो ठीक है। अभी हमें क्या करना, 9 है, ओड की वैल्यू आई है, तो हमारी जो n है वो 9 है। निकालने का तरीका क्या है मीडियन का, मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, n+1 ओड है इस वजह से बाई 2 कर लेंगे, तो मेरा हो गया 9 प्लस, और ये टर्म है जो सोल्व होकर आ रही है वो टर्म है 9+1/2 टर्म। ये होगी 10/2 टर्म, और ये आ गई मेरी 5 टर्म्स, 5 टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म क्या है इसमें, मेरी फिफ्थ टर्म है 32, यानी कि मेरी मीडियन होगी यहाँ पे 32। अभी इसने इसमें एक कंडीशन दे दी, इफ 25 रिप्लेस कर दिया जाए 52 से, तो फिर नई मीडियन क्या होगी, रिप्लेस कर दो, 25 की जगह 52 करना, 25 की जगह 52, तो 52 यहाँ से हट जाएगा, 25 ऑर्डर में से हट जाएगा क्योंकि बड़ा हो गया। कहाँ पहुंच जाएगा, 52 होते ही इसके बाद इस जगह यहाँ आ गया 52। वैल्यू उतनी रहेंगी, 9 है, इसी तरह सोल्व होगी, फिफ्थ टर्म ही आएगी। फिफ्थ टर्म आएगी बट होगी कौन सी, अब दोबारा गिन लो फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 5, तो नई मीडियन हमारी क्या होगी 35। समझ में आ गया होगा, नई मीडियन है मेरी 35। लो जी, आ गया आपका रिकरिंग डिपॉजिट का सवाल। ये रह गया था उसमें, थर्ड चैप्टर पढ़ा था आपका। महिमा हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक फॉर 3 years। महिमा का एक बैंक में अकाउंट है, 3 साल के लिए उसने उसमें रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला और 8% का उस पर उसे ब्याज दर थी। इफ शी गेट्स 3996 एज इंटरेस्ट, अगर उसे इंटरेस्ट के रूप में 3996 रुपये मिले, 3996 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द स्कीम, फाइंड द मंथली स्टेटमेंट एंड द मैच्योरिटी वैल्यू। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर फार्मूला याद है तो ओके है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है इस क्वेश्चन को। फार्मूला याद होने बहुत जरूरी है। अगर फार्मूला अभी भी याद नहीं है तो उसे लिख लेना एक साइड में नोट्स में, नोट्स बनाते रहो, जो भी नई चीज आती है उसे लिखते रहो और रिवाइज करके या रट्टा मार के जैसे भी उसे कवर करो। सोल्व करते हैं। सबसे पहले मंथली स्टेटमेंट निकाल लेंगे, इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे, बट उससे पहले जो गिवन है उन्हें लिख लो।
हमारे पास समय गिवन है, उसे एन में काउंट करते हैं और मंथ में काउंट करते हैं। तो मेरे पास 3 साल की बात हो रही है, तो 3 × 12 यानी कि 36 मंथ हो गए टोटल। रेट दे रखा है 8% है। इंटरेस्ट दे रखा है 3996 रुपीज है। और मेरे से सबसे पहले पी पूछ लिया इसने। पी होती है हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसकी वैल्यू निकालने का फार्मूला है मेरे पास, आई इंटरेस्ट के फार्मूले में ही आता है ये, पी इंटू एन, n+1 और इंटू आर बाई 12 इंटू 2 इंटू 100। ये फार्मूले याद होने बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 3996। पी मुझे निकालना है, एज इट इज रहेगा 36 है हमारी एन की वैल्यू, 36+1 हो गया। आर की वैल्यू है 8। कुछ नहीं किया है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 12 इंटू 2 इंटू 100। 36 कट जाएगा 12 से 3 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 8 4 टाइम्स, और तो यहाँ कुछ कट नहीं रहा, इसे लिख लो ऐसे कैसे ही, 3996। 3p इंटू 36 और 1 37, और यहाँ बचा 4, नीचे है 100। 3 से काट दिया इसको, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। ठीक है, अब 4 से इसे दोबारा डिवाइड कर दो, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12। मेरा आ गया है यहाँ पे 333 तो है राइट साइड में, और राइट में है, सॉरी लेफ्ट साइड में, और राइट में है मेरा p इंटू 37 अपॉन में है 100। 37 से ही कट जाएगा कितना, 7 9 9 दफे, तो मेरा हो गया 9p/100, या p बराबर आ गया 900 रुपीज। ये आई है मंथली इंस्टॉलमेंट, जो मंथली इंस्टॉलमेंट वो देते थे। अभी मुझे निकालनी है मैच्योरिटी वैल्यू, ये भी फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है मैच्योरिटी वैल्यू का, वो है mv बराबर pn प्लस pn n+1 इंटू आर अपॉन में है आपका 12 इंटू 2 इंटू 100। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि ये आई का फार्मूला है pn प्लस आई। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। पुट करने से पहले सिंप्लीफाई कर लो, दोनों में से pn कॉमन ले लो। pn कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 1 n+1 आर 24 × 100। 12 की मल्टीप्लाई मैंने 2 में इसमें कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना। p की वैल्यू आई अभी निकाल रहा था 900, n की वैल्यू है हमारे पास 36, 1 n की वैल्यू 36 प्लस 1, आर की है 8 अपॉन में है 24 × 100। 8 से 24 कट गया 3 टाइम्स, यहाँ पे रहेगा 900 एज इट इज, 36 एज इट इज, 300 हो गया, 3 की 100 में मल्टीप्लाई की, एक के साथ एलसीएम लिया तो ये हो गया 300 प्लस 36 को 1 में प्लस किया तो 37 डिवाइड में 300 जो एलसीएम है। 300 से 900 कट गया 3 टाइम्स, बस और तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेशन है, ध्यान से करो तो सब सही है। 36 की 3 में करी तो 3 6 = 18 और 3 3 = 9, ये हो गया 108, और अंदर से निकल के आया हमारा 337। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही देख के कैलकुलेटर में, आप कर लेना। ये आया है 36396 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक का है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कोई भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया जिसे कह सकते हैं नॉर्मल है, सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, पॉज करो, करो, अगर हो पा रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा है तो वीडियो में इसको देख लो, रेफर कर लो। If sec theta into sin 36 plus theta is equal to 1, find the value of theta so that the theta and 36 plus theta are acute angles। मतलब acute angles का मतलब है कि दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं। ठीक है, सोल्व करते हैं। पहला पार्ट ले लो, sec थीटा इंटू साइन थीटा 36 प्लस थीटा, ये डिग्री है, इज इक्वल टू 1। sec थीटा को लिख सकता हूं मैं 1/cos थीटा, साइन एज इट इज है 36 प्लस थीटा है बराबर 1। कोस इधर डिवाइड में है तो राइट साइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 36 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा
दोनों को अगर कंपेयर करना तो दोनों या तो साइन होने चाहिए या दोनों के दोनों कोस होने चाहिए। तो मैं इसे तो छेड़ता नहीं, मैं राइट साइड वाले को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। काम ऐसा करो कि कुछ भी चेंज ना हो, साइन 90 माइनस थीटा को अगर वापस चेंज करोगे तो कोस थीटा आ जाएगा। बट मुझे साइन चाहिए दोनों साइड में, तो मैंने साइन साइन के चक्कर में ये चेंज किया। कंपेयर करो, आफ्टर कंपेयर साइन से साइन हट जाएगा, मेरा रह गया 36 प्लस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। वैल्यू को एक तरफ करो, वेरिएबल को एक, न्यूमरिक को एक। थीटा इधर है, इधर ही रहेगा, दूसरा थीटा भी इधर आ गया तो प्लस हो गया। 90 इधर 36 है, उधर जाके माइनस हो गया। तो 2 थीटा बराबर हो गया हमारा 96। 90 में से 36 जाएगा, 10 में से 6 गई 4, 8 में से 3 गई 5। 2 मल्टीप्लाई में है तो 54 को डिवाइड कर देगा, तो ये आ गया 27 डिग्री। यानी कि पहले पार्ट की जो वैल्यू आई है ये। नेक्स्ट का देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा। ये तो आसान है काफी। सेकेंड पार्ट है मेरे पास साइन 5 थीटा बराबर है कोस के 4 थीटा। अभी यहाँ पे या तो मैं दोनों को साइन में बदलूंगा या कोस में, आपकी मर्जी, जिसमें बदलना चाहो बदल लो। मैं इधर लेफ्ट साइड वाले को एज इट इज रख लेता हूँ, राइट साइड वाले को बदल लेता हूँ। कोस 4 थीटा को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 4 थीटा। कंपेयर करो, कंपेयर करते ही साइन से साइन हट गया, इधर रह गया 5 थीटा, उधर है 90 माइनस 4 थीटा। माइनस के 4 इधर आ गया, प्लस का हो गया, माइनस के 4 थीटा इज इक्वल टू 90। 5 में से 4 नहीं प्लस हो गया, सॉरी, 5 और 4 प्लस हो गया तो 9 थीटा हो गया। ये 90, 9 से 90 कट गया, थीटा बराबर आ गया 9। ये 10 क्या हो गया, थीटा बराबर आ गया हमारा 10। ये इसका आंसर है। अब 10 क्या, डिग्री। अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चन है पर ये लेंथी हो जाएगा ज़्यादा, तो हम इसे पार्ट 1 मान के चलते हैं। आप अगर इसे थोड़ा सा आपने कर लिया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पार्ट 2 के लिए इसी के सब उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सीरीज़ का, वहाँ पे जाकर पार्ट 2 देख सकते हैं। ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 के साथ साथ आप पार्ट 2 भी कंटिन्यू जरूर करें कि इसके क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आप ये मान के चलिए कि आपको 101% आपके चैप्टर्स का ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे।